अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ ऐसे स्टैट्स शेयर करने जा रहा हूँ एसी के फटने के हवाले से, जो कि आपने फैसलाबाद में भी सुना होगा कि 4-5 इस तरह के केसेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लेटेस्ट है, जो कि एक बार्बर शॉप के अंदर, एक हजाम की शॉप के अंदर हुआ था, जिसमें 6 लोग थे। 6 लोग में से 5 लोग जो थे, वो मौके के ऊपर ही जो थे, वो आप कह लें कि जिनको इतना उनके ऊपर वो ब्लास्ट हुआ कि वो लोग जो थे वो दम तोड़ गए। मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वो असल में वाक़या था क्या? वो किस जगह पे हुआ? वो क्यों हुआ? और ऐसी कौन-सी जो चीज़ें हैं जो हमें एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि वो किसी के साथ भी रोनमा हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वहाँ पे एक शख़्स था, इंटरव्यू लिया गया था, एक अदनान नामी एक शख़्स था। उनसे उन्होंने उनकी दुकान बिल्कुल बार्बर के बिल्कुल सामने थी। वो बताते हैं कि जी, कि सबसे पहले तो ये था कि एक आदमी बार्बर शॉप से बाहर आया और उसने एक सिगरेट लेके वो अंदर चला गया। अब वो कहता है जी कि हो सकता है उसने सिगरेट जलाया और जिसकी वज़ह से जो गैस का इंटरेक्शन हुआ और वो ब्लास्ट हो गया एकदम। नंबर 2, उनसे जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने पूछा, "क्या आप मुझे ये बताएँ कि सर इन्होंने एसी रिपेयर करवाया था?" तो उन्होंने कहा जी, जी, इन्होंने 7वें, 8वें या 9वें मुहर्रम के अंदर अपना एसी भी रिपेयर करवाया था। इसका मतलब है कि एक नेग्लिजेंसी वहाँ से भी हो सकती है कि जब आपके नॉन टेक्निकल किस्म के लोग आके आपका एसी रिपेयर करेंगे या गैस लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, क्योंकि उनकी गैस लीक हो रही थी। फिर तीसरा पॉइंट वो पर्सन ये बताता है कि भई जब वो सिगरेट लेके अंदर गया तो लोगों ने उसको मना किया कि आप सिगरेट ना पिएँ क्योंकि गैस लीक हो रही है, लेकिन उसने बात आई-गई कर दी या जो था अल्लाह की तरफ से उनकी लिखी थी उसने नहीं सुनी। एनी हाउ वो ब्लास्ट हो गया। अब ये जो वाक़या पेश आता है, ये आता है जी कि ये टोटली जो लोकेशन थी, ये थी 20 पुल पुरानी सेंट्रल जेल, सर सैयद रोड के ऊपर ये उनकी जो थी वो दुकान थी, जहाँ पे ये वाक़या हुआ। अब ये डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जी जो गैस है, वो गैस की स्मेल नहीं है और वो भारी होती है और वो इतनी भारी होती है कि वो ज़मीन के जो नीचे आपका जो सरफेस है, उसके ऊपर वो ठहरती है। इवन कि अगर उसका इंटरेक्शन किसी आग के साथ होता है, वो उसको फ़ौरन पिक कर सकती है। और सबसे जो खतरनाक बात है, वो ये है कि ये इसकी स्मेल नहीं है, जबकि और ये आग को बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतनी ही खतरनाक गैस है, तो लोग इसको जो एसी कंपनीज़ हैं, एसी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस गैस को? नंबर 1 चीज़ है कि कुछ ये जो बड़ी आप ये कह लें कि इसका एक लेवल होता है ग्लोबल वार्मिंग प उसका पोटेंशियल होता है, हर एक गैस का, जिसको जीडब्ल्यूपी कहते हैं। उसके अंदर ये जो R32 गैस है, ये बड़ी फिट बैठती है और जो R सबसे पहले यूज़ होती थी, R410 गैस यूज़ होती थी, उसको अब कंपैरेटिवली कम किया जा रहा है कि भाई ये इसका जो जीडब्ल्यूपी रेट है, ये बहुत हाई है, हमें लो वाली चाहिए। अब उसके अलावा जो हो सकता है, वो ये भी है कि ये आपकी जो है वो क्या नाम लेते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, जो आपके एयर कंडीशनर्स बनते हैं R32 के साथ, उसकी कंपैरेटिवली कम आती है। अब वो कम किस तरह आती है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें जी कि जो आपकी जो गैस होती है, उसके जो आपके कॉपर के जो डायामीटर्स होते हैं, जिनमें से गैस ने गुज़रना होता है, वो उनका साइज़ छोटा कर दिया जाता है, जिनसे आपकी कॉस्ट बचती है और गैस जो है वो जल्दी ट्रैवल कर जाती है। इसके अलावा जो है उसकी हीट एफिशिएंसी, ट्यूब्स के कम होने से, जो कॉपर की ट्यूब होती है, उसके कम होने से वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाती है। इसके अलावा जो उनका कंडेंसर कॉइल और जो इवेपोरेटेड कॉइल है, उसकी कॉस्ट बचती है, क्योंकि वो ज़्यादा कंज़्यूम नहीं होते। अब कंडेंसर और इवेपोरेटेड का आपको जो सीधा-सीधा, मोटा-मोटा मैं आपको बता दूँ, ये वो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो हमारे एसी के अंदर मौजूद होती हैं। इवेपोरेटेड जो होता है वो हमारे इंडोर के अंदर मौजूद होता है, जो हमारे कमरे के अंदर इंडोर लगा होता है। जिसका काम ये होता है कि वो जितनी भी हीट है उसको अब्ज़ॉर्ब करके पानी की शक्ल के अंदर वो उसको करती है और बाहर निकाल देती है। जबकि कंडेंसर का सीधा-सीधा काम ये होता है कि वो अब्ज़ॉर्ब करता है, जो हीट अब्ज़ॉर्ब करता है आपका इवेपोरेटेड कॉइल, उसको वो कंडेंस करके बाहर निकाल देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन तो हमें यही है कि अगर हमारे एसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हमें एक ट्रेन्ड टेक्निकल स्टाफ हमें बुलाना चाहिए, ना कि किसी गली मोहल्ले से उठा के, जिसका कोई एक्सपीरियंस या इस तरह का या नहीं है कि वो जिसने काम सीख के आगे खुद बहुत जल्दी करना शुरू कर दी है। क्योंकि इस तरह के टेक्नीशियंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह के फैसलाबाद में बताया जा चुका है। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कंपनी से आप बुला लें किसी पर्सन को कि भाई ये मेरे एसी का इश्यू आ रहा है, इसको आप आके रिज़ॉल्व करें।
इसके अलावा अगर एसी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो R32 के जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें। सब लोग आपस में बैठें और डिसाइड करें कि भई ये जो प्रॉब्लम है ये किस कंडीशन के अंदर जा रही है, और अगर हम थोड़ा-से पाइप बड़े डाल दें या हम इसकी कॉस्ट को थोड़ा-सा मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्प्रूव कर दें, तो ये चीज़ें बहुत हद तक जो है हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो टोटल पॉइंट था कि फैसलाबाद में वाक़या हुआ, उससे सारा क्या उसकी रियलिटी क्या थी, उसकी असम्पशन्स क्या की जा रही हैं, अभी तक कोई फैक्ट एंड फिगर्स तो रिसर्च किसी ने नहीं की। लेकिन ये कुछ असम्पशन्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिनको अगर हम अपनाएँ तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।